बंधुवै सत्ययुक्तं मोघादेशं त्वं वोच्छं नमय गुणरयणभूषण सिद्धन्ताम्य महद्विभव भावं वरवीरणे नन्दिचन्दं निर्मलगुणनिन्दनन्दिगुरुं। उनको विनोद सागर को बुला दो। विनोद सागर बोले परम पूज्य श्री श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। अध्ययकरण का कथन करने के पश्चात जो 3 करण होते हैं, चारित्र मोहनी की छपणा के समय, दर्शन मोहनी की छपणा के समय, दर्शन मोहनी की उपसामना के समय, चारित्र मोहनी की उपसामना के समय, अनंतानुबंधी की विषयना के समय, जो 3 करण होते हैं, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, उनमें हमने अध्ययकरण का वर्णन किया, अध्ययकरण का व्याख्यान हुआ कि किस तरह से परिणाम उसमें होते हैं। ऊपर के परिणाम नीचे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। अब आगे चलते हैं अपूर्वकरण। तो अपूर्वकरण का मतलब है जहाँ पर परिणाम प्रति समय अपूर्व होते हैं, यानी पहले समय से अगले समय के परिणाम अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए होते हैं, अपूर्व होते हैं। ऊपर के परिणाम नीचे वाले परिणामों से मिलते नहीं हैं। प्रथम समय के परिणाम ऊपर के किसी भी परिणाम से मिलते नहीं हैं, अपूर्व होते हैं। किंतु एक विशेषता जरूर है कि यहाँ पर कहा गया है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। अब जब ऊपर के परिणाम नीचे मिलते नहीं हैं तो असमान कैसे होंगे? इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि एक समयवर्ती परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। उन असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों में से कोई जीव किसी परिणाम को लेकर के श्रेणी चढ़ रहा है, कोई जीव किसी परिणाम को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कोई जीव किसी परिणाम को आगे लेकर के बढ़ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग परिणाम, ये है अपूर्वकरण परिणाम। बंद कर दो गेट। तो ये जो है अपूर्वकरण परिणाम होते हैं। प्रत्येक समय के परिणाम अपूर्व नीचे के समयवर्ती परिणामों से मिलते नहीं हैं, अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए होते हैं और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये अपूर्वकरण परिणाम यदि श्रेणी आरोहण कर रहा है तो अपूर्वकरण गुणस्थान कहेंगे, यदि दर्शन मोहनी की उपसामना कर रहा है तो अपूर्वकरण परिणाम कहेंगे। वहाँ पर गुणस्थान की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुणस्थान पहला ही होता है। यह निकालना है पेज नंबर 768 और गाथा नंबर 909। तो इस प्रकार से, और ये परिणाम गुणस्थान की अपेक्षा देखेंगे तो अपूर्वकरण गुणस्थान में होता है। 8वें नंबर का गुणस्थान अपूर्वकरण। और यदि दर्शन मोहनी की छपणा, दर्शन मोहनी की उपसामना में यहाँ पहला ही गुणस्थान होता है। अपूर्वकरण में प्रथम गुणस्थान होता है, माने मिथ्यात गुणस्थान ही होता है। और यदि दर्शन मोहनी की छपणा में देखते हैं तो 4 से 7 कोई सा भी गुणस्थान हो सकता है। 4 गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक कोई से गुणस्थान हो सकता है।
यदि अनंतानुबंधी की विसंयोजना में देखते हैं तो वहाँ पर भी 4 से 7 कोई सा भी गुणस्थान हो सकता है। तो यहाँ पर अपूर्वकरण परिणाम कहेंगे और वहाँ पर अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। ये दोनों में भिन्नता है। तो इस प्रकार से ये अपूर्वकरण होता है। यदि कोई जीव संयम धारण करता है तो पहले से यदि वह क्षयोपम सम्यक दृष्टि है अथवा वेदक सम्यक दृष्टि है तो वह अधय करण अपूर्व करण ये 2 प्रकार के करण करके और संयम लब्धि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सकल संयम को प्राप्त कर लेता है। और यदि कोई देश संयम को प्राप्त करता है तो भी ये 2 करण करके देश संयम को प्राप्त कर लेता है। किंतु यदि कोई उपसम संयुक्त के साथ देश संयम को प्राप्त करता है तो वह तीनों करण करके ही देश संयम अथवा सकल संयम को प्राप्त कर सकता है, उसके पहले नहीं। बंदर कोई नहीं, भूखे नहीं बच्चे। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये कर्ण परिणाम होते हैं, अपूर्व कर्ण परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि असंख्या लोक प्रमाण परिणाम है और कोई जीव किसी भी परिणाम को लेकर के चढ़ सकता है। मान लीजिए एक साथ 10 जीव चढ़े तो एक जीव तो दूसरे नंबर के परिणाम से चढ़ रहा है और एक जीव 5वें नंबर के परिणाम से चढ़ रहा है, तो एक जीव 10वें नंबर के परिणाम से चढ़ रहा है, एक जीव 50वें नंबर के परिणाम से चढ़ रहा है, एक जीव 1000वें नंबर के परिणाम से चढ़ रहा है। तो अलग अलग परिणामों से चढ़ रहे हैं। तो ये समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान नहीं होते, असमान होते हैं। और एक परिणाम से दूसरा परिणाम अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए होता है। अनंत गुणी विशुद्धि होती है एक परिणाम से दूसरे परिणाम में। अब हमें ये देखना है कि समान समयवर्ती परिणाम समान भी होते हैं। मान लीजिए 10 जीव चढ़े तो 10 जीव एक ही परिणाम को लेकर के चढ़े तो 10 जीवों का एक समान परिणाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से समान भी होते हैं, असमान भी होते हैं। लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं, अपूर्व परिणाम होते हैं। एक उदाहरण दिया था आचार्य श्री ने कि कोई जीव सूखी रोटी खा रहा है और दूसरा जीव घी से चिपड़ के खा रहा है। तो सूखी रोटी से घी से चिपड़ी हुई रोटी है, उसमें बहुत कई गुना पोषक तत्व पाया जाता है, माने वो है पावरफुल अधिक है। तो अगला जीव दूध से ले रहा है, उसमें और ज्यादा ताकत आ गई। घी भी चुपड़ा है और दूध से भी ले रहा है। अगला जीव रबड़ी से ले रहा है। तो यानी भिन्न भिन्न शक्ति वाले परिणाम हो गए। तो दूसरे समय वाला रसगुल्ला खा रहा है, अब रसगुल्ला नीचे किसी से नहीं मिलेगा, अपूर्व परिणाम हो गया, अपूर्व हो गया, उसको और ज्यादा आनंद आ रहा है। कोई काजू की बर्फी खा रहा है और शक्तिवान हो गया। तो ये जो है भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। एक परिणाम दूसरे परिणाम से अनंत गुणी शक्ति को लिए हुए होता है। और जो प्रथम परिणाम है उससे अनंत अनंत गुणी शक्ति अंतिम परिणाम में है, माने एक ही समय के अंतिम परिणाम है। और उस अंतिम परिणाम से अनंत गुणी शक्ति द्वितीय समयवर्ती जीव के सबसे जघन्य परिणाम में है। जैसे मान लीजिए कि प्रथम समय के 1000 परिणाम है, तो पहले परिणाम में जितनी शक्ति है उससे दूसरे नंबर के परिणाम में अनंत गुणी शक्ति है। तो इसी प्रकार से 1000 नंबर के परिणाम में कितनी शक्ति होगी? अनंत गुणी शक्ति, अनंत गुणी शक्ति होगी। अब उससे अनंत गुणी शक्ति दूसरे समय के सबसे जघन्य माने पहले नंबर के परिणाम में है, और उससे अनंत गुणी दूसरे नंबर के परिणाम में, तीसरे नंबर के परिणाम, चौथे नंबर पर, ऐसे फिर दूसरे समय के परिणाम पूरे हो जाएंगे। तो जो लास्ट का परिणाम है उसमें जो जितनी शक्ति है उस शक्ति से अनंत गुणी शक्ति तीसरे समय के सबसे जघन्य परिणाम में होती है।
तो इस प्रकार से अनंत गुणी शक्तियाँ लिए हुए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। प्रथम समय के जितने परिणाम हैं, मान लीजिए 1000 परिणाम हैं, तो उनसे माने अर्थ संदृष्टि से तो असंख्यात लोक प्रमाण है, उनसे दूसरे समय के परिणाम असंख्यात लोक गुणे दूसरे समय के होते हैं। माने पहले समय के परिणाम से असंख्यात लोक गुणे दूसरे समय के परिणाम होते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक समय के परिणाम असंख्यात लोक गुणे होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक छोटी सी संख्या को निर्धारित कर लें, तो पहले समय के 1000 परिणाम है, तो दूसरे समय के 3000 परिणाम है, तो चौथे समय के 9000 परिणाम है। तो इस तरह से असंख्यात लोक गुणे परिणाम, या असंख्यात लोक हमने 3 मान लिया, तो असंख्यात लोक गुणे परिणाम होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपूर्व कर्ण के परिणाम होते हैं। अब परिणामों का बंटवारा, परिणामों की किस तरह से यहाँ पर रचना होती है, अब उसके लिए गाथाएं आती हैं। तो गाथा नंबर देखते हैं, 909 नंबर गाथा। छन्नोदिचौ सहसा अठय सोलस धणम तदधणम परिणाम विशेषोविय चौसंखा उपकरण संदिठी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपूर्व कर्ण में सर्वधन 4096 और गच्छ 8 और परिणाम विशेष 16 एवं संख्यात का प्रमाण 4 है। सो यह अंक संदृष्टि में कथन किया है। यहाँ अपूर्व कर्ण के सर्व स्थानों का प्रमाण सर्वधन, अपूर्व कर्ण का संबंधी समयों का प्रमाण गच्छ, प्रति समय बढ़ते हुए परिणाम विशेष अर्थात 6 तथा 6 को प्राप्त करने के लिए संख्यात का प्रमाण 4 है। गच्छ 8 और परिणाम विशेष 16, माने बढ़ते हुए परिणाम 6 बढ़ता हुआ परिणाम 16 और 8 समय यहाँ पर इन्होंने लिए हैं, माने अपूर्व कर्ण के 8 समय इन्होंने माने। तो 8 समय मान करके जो अपूर्व कर्ण यद्यपि अंतर मुहूर्त का होता है, अपूर्व कर्ण का संपूर्ण समय अंतर मुहूर्त होता है, उस अंतर मुहूर्त को यहाँ पर 8 समय एक कल्पना की है अंक संदृष्टि की अपेक्षा, और सर्वधन जो है 4096, माने संपूर्ण परिणाम 8वें समय के परिणाम मिलाए जाएं तो यहाँ पर 4096 एक कल्पना की है। अब यहाँ से चलती हैं कि किस तरह से वो परिणाम होते हैं। तो अंतो मुहूर्तमेत्ते परिसमयम संख लोक परिणामा कमोड्डापुपगुणे अणुकट्ठी नर्तिणीयमेण। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपूर्व कर्ण का काल अंतर मुहूर्त मात्र है, इसमें समय समय प्रति असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम पाए जाते हैं। जो हमने बताया था अभी वही बात इस गाथा में आ गई कि अंतर मुहूर्त का काल होता है और प्रति समय असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम इसमें पाए जाते हैं, और वे प्रथम समय से अंतिम समय पर्यंत समान 6 रूप बढ़ते हैं। इसमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती, इसमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती। अनुकृष्टि रचना किसे कहते हैं? अनुकृष्टि रचना पढ़ते हुए क्रम पर नहीं, अनुकृष्टि का मतलब होता है खोज करना, नीचे और ऊपर के परिणामों का मिलान करना, खोज करना। हाँ, कि नीचे के परिणाम ऊपर के परिणाम नीचे के परिणामों से मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, तो उनका मिलान करना, माने उनकी खोज करना नीचे ऊपर के परिणामों की, ये होती है अनुकृष्टि। तो यहाँ पर नीचे ऊपर के परिणाम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर अनुकृष्टि नहीं बनती है, अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। अधः प्रवृत्त में होती है अनुकृष्टि। तो अब कहते हैं कि अपूर्व कर्ण में उपरतन समयवर्ती परिणाम अधस्तन समयवर्ती परिणामों के सदृश नहीं होते, ऊपर के परिणाम नीचे के परिणामों के समान नहीं होते। किसी जीव का प्रथम समय में उत्कृष्ट परिणाम होता है, किसी जीव का द्वितीय समय में जघन्य परिणाम होता है, तथापि
प्रथम समयवर्ती जीव के परिणामों से द्वितीय समयवर्ती जीव के परिणामों में अधिकता पाई जाती है। कोई जीव का प्रथम समय में उत्कृष्ट परिणाम है और द्वितीय समयवर्ती जीव के परिणामों में, माने प्रथम समय उत्कृष्ट परिणाम होता है और किसी जीव का द्वितीय समय में जघन्य परिणाम होता है, तो प्रथम समय के उत्कृष्ट परिणाम वाले से द्वितीय समय का जघन्य परिणाम विशेष अधिक है, अधिकता होती है और असमानता भी होती है। असमानता भी होती है क्योंकि उत्कृष्ट परिणाम से अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए वह होता है, किंतु द्वितीयादि समयवर्ती जीवों के परिणामों से कदाचित भी समानता नहीं होती। प्रथम समय और द्वितीय समय के परिणामों में कदाचित भी समानता नहीं होती। इस प्रकार जिनके अपूर्व कर्ण को प्राप्त किए हुए द्वितीयादि समय हो गए हैं, उनके परिणामों की परस्पर में समानता व असमानता और उपरतन व अधस्तन समयवर्ती परिणामों में असमानता ही है। ठीक है, मान लीजिए कोई पहले समय में है तो उसके परिणामों में जितने जीव पहले समय में हैं 2, 4, 6, उनके परिणाम समानता समानता दोनों हो सकती हैं, लेकिन द्वितीय समयवर्ती जीवों के परिणामों में उनके उसी स्थान में तो समानता समानता हो सकती है। जैसे दूसरे समय वाले हैं, दूसरे समय में पहुंच गए 10 जीव, तो वे तो समान असमान दोनों हो सकते हैं उनके परिणाम तो, लेकिन नीचे वालों से नहीं मिलेंगे। जैसे दूसरे समय में अपूर्व कर्ण के दूसरे समय में 10 जीव हैं, तो एक जघन्य परिणाम में भी हो सकता है और एक उत्कृष्ट परिणाम में भी हो सकता है, एक मध्य और बाकी मध्यम परिणाम में हो सकते हैं। तो उनमें आपस में समानता असमानता तो बन जाएगी, लेकिन नीचे के परिणाम और ऊपर के परिणाम में समानता असमानता नहीं बनेगी। ये इनका कहना है। यहाँ पर उनके परिणामों की परस्पर में समानता असमानता और उपरतन अधस्तन समयवर्ती परिणामों में समानता असमानता ही है, इसलिए इसका नाम अपूर्व कर्ण है। यहाँ सर्वधन कितना है? 4 या 96। गच्छ कितना है? 8। इसका वर्ग 64 है। 8 का वर्ग कितना होगा? 64 है। तो वैसे जैसे उसमें निकाला था व्याकरण वैसे ही करेंगे इसको भी। संख्यात की सेनानी 4, तो संख्यात की सेनानी यहाँ पर 4 मानी है, वहाँ पर 3 मानी थी। वहाँ पर जो है गच्छ जो है 16 माना था, उसका वर्ग किया था 256 हुआ था। यहाँ पर 8 माना है तो यहाँ 64 हुआ है इसका जो है वर्ग किया। अब पद कदि संख्येण भाजिदे पचयम गाथा 902 के इस सूत्रानुसार पद गच्छ के वर्ग 64 को संख्या 4 से गुणा करके अब जो पद गच्छ आया है गच्छ 8, इसका वर्ग 64 हुआ है, इसका 4 से गुणा करके उपराशि से सर्वधन में भाग देने पर उपराशि माने 4 का गुणा करके जो राशि प्राप्त हुई है उसको उपराशि कहा है। तो 4 का भाग दें, 4 का गुणा करेंगे तो 4 6 को 16, 16 की 6 हासिल लागी 1 और 4 6 का 24 और 1 25, तो 256 हो जाएंगे जी। ठीक है, ये कितने हुए? 256 हुए। तो 256 हुए तो 256 का भाग जब 4000 में देंगे तो ये 16 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? 16 आया। सो यह है 6 का प्रमाण जाना। ये क्या है? 6 का प्रमाण। ठीक है, 6 माने जो बढ़ता बढ़ता होता है, तो इतना 6 का प्रमाण आ गया। 6 का प्रमाण कितना आ गया? 16 आ गया जानना। तथा वेक पदार्थ घ्न 6 गुणो गच्छ उत्तर धनम, इस सूत्र से एक कम गच्छ के आधे 3 सही 1/2 को 16 से गुणा करके, ये 3 सही 1/2 कैसे आए? कैसे आए जी? यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक कम गच्छ के आधे, गच्छ कितना है? 8,
अब वहाँ से 1 कम करो, 7, 7 के आधे करो, कितने हुए? 3.5, है ना? तो ये 3.5 आ गए। अब इसका 16 से गुणा कर दो, तो 16 से गुणा कर दिया तो पहले इसकी सही भिन्न बना ली, ये मिश्र भिन्न है तो शुद्ध भिन्न बना ली, तो 60/2, तो 7/2 इंटू 16, तो 16 सत्ते 16 सत्ते 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112, देख लो 16 सत्ते 112। अब 112 के आधे करेंगे, 112 के आधे किया तो कितना हो गया? 56 हो गया, तो ये 56 आ गया, ठीक है 56। अब ये लब्ध 56 में गच्छ 8 से गुणा करने से, अब 56 का 8 से गुणा किया तो कितना आ गया जी? 448 होते हैं। सो यह प्रचय धन है। यह क्या हो गया? प्रचय धन। इसको प्रचय धन भी कहते हैं और इसको उत्तर धन भी कहते हैं, ठीक है? इसको प्रचय धन कहो अथवा उत्तर धन कहो, एक ही बात है। 448 6 तो 16 है, 6 16 है। अब 16 का पहले गच्छ -1/2, गच्छ -1/2 इक्वल इंटू 16, तो 6 आया था ना, 6 सर्वधन में से 6 धन को घटाने पर वो, हाँ अब रुक जा पहले, तो इसका गुणा किया तो कितना आया? 56 आया, और 56 का 8 से गुणा किया, गच्छ से गुणा किया तो 448 आ गए, तो 448 होते हैं। सो यह प्रचय धन है। प्रचय धन कहो उत्तर धन कहो, एक ही बात है। चय धन हीनम दब्बम पद भजदे होदि आदि धनम। अब इस चय धन को सर्वधन में से कम घटा दो, तो सर्वधन कितना है? 496, 496 से इसको घटा दो तो ये बचेंगे 3648 बच गए। चय धन और प्रचय धन एक ही चीज है ना? नहीं, तो यहाँ पे प्रचय धन बता रहे 448 आया, हाँ, तो प्रचय धन है, हाँ, तो इस सूत्र से चय धन 448 हो, हाँ, तो ये चय धन और प्रचय धन एक ही चीज हो गया ना? चय धन इंटू चय धन 8 बराबर प्रचय धन, चय धन इंटू 8 करेंगे, हाँ, अच्छा, तो प्रचय धन निकल के आ जाएगा, प्रचय धन निकल के आ जाएगा, 448 हो गया। हाँ, या उत्तर धन को एक ही बात है, उत्तर धन को। उत्तर धन और चय धन, इसका मतलब क्या है? जो चय बढ़ते बढ़ते जो एकत्रित हुआ है वह है। जैसे 16 16 16 16 8 बार बढ़ा, तो 16 16 16 16 8 बार बढ़ा भी कितने बनेंगे? अब पहले में कितना बढ़ा? पहले में तो बढ़ेगा नहीं, दूसरे में बढ़ेगा। दूसरे में कितना बढ़ा? 16। तीसरे में कितना बढ़ा? 32 नहीं बढ़ेगा? कहे 16 तो ये बढ़े और 16 और बढ़ रहे हैं, तो 32 बढ़ेगा दूसरे में। तीसरे में कितने बढ़ेंगे? तीसरे में 64 का बढ़ेंगे, तीसरे में बढ़ेंगे हाँ 64 बढ़ेंगे, 4 गुना बढ़ जाएगा। 48 16 से तो बढ़ रहे हैं ना, 16 32 बढ़े, 32 हाँ 48 बढ़ जाएंगे, 48 हाँ 34 हाँ। अब खिड़की खोल दो जी, अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता बढ़ता होता है, ठीक है। तो ये संपूर्ण जब टोटल लगाएंगे तो संपूर्ण टोटल लगेगा तो ये 448 आ जाएगा, और 448 को सर्वधन में से घटा दो तो कितना बचेगा? 3648 बचेगा, ठीक है। और 3648 को हम 8 जगह बांट लें, 3648 को हम 8 जगह बांटें तो कितना हो जाएगा? 456 आ जाएगा। माने 456 ये द्रव्य 8 जगह बांटा जाए, इस ये क्या है? मूलधन।
इसको क्या कहते हैं? मूलधन अथवा मध्य धन। इसको मध्य धन भी कहते हैं, इसको मूलधन भी कहते हैं, मूलधन अथवा मध्य धन, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको 8 स्थान पर बांट दिया जाए। तो ये देने से ये 456 आए। सो यह प्रथम समय संबंधी भावों का प्रमाण है। ये प्रथम समय संबंधी जो परिणाम है उसका परिणाम, माने प्रथम समय में कितने परिणाम हुए? 456, ठीक है। ये जो है 456 परिणाम हुए प्रथम समय के। अब जहां में 16 बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे? 472 हो जाएंगे। तो ये क्या है? 6 बढ़ता हुआ, 6 का प्रमाण बढ़ता हुआ, ठीक है। फिर इसमें फिर बढ़ा दो 16 आगे के, तो 72 में 16 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो 8वां समय है उसमें 568 परिणाम हो जाएंगे। तो ये है 6 बढ़ता हुआ, ठीक है। और 6 बढ़ते बढ़ते इस तरह से ये जो है अपूर्व कर्ण परिणाम, अपूर्व कर्ण के जितने समय हैं, मैंने यहाँ पर कल्पना की, अपने 8 समय की कल्पना की है। तो इस प्रकार से ये अंतिम समय में जो है 568 परिणाम हो जाते हैं और अर्थ संदृष्टि से असंख्यात लोक परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार से इसका अब द्वितीय समय संबंधी 488 हो जाएंगे। तो तृतीय समय द्वितीय समय संबंधी 472 और तृतीय समय संबंधी 488 परिणाम होते हैं। सो इसी प्रकार अंतिम समय पर्यंत परिणामों का प्रमाण जानना चाहिए। इस प्रकार से ये यहाँ पर अपूर्व कर्ण का। अब इस दृष्टांत का ऐसा अर्थ जानना कि अधः प्रवृत्त कर्ण के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं, इनको असंख्यात लोक से गुणा करें तो अपूर्व कर्ण संबंधी सर्वधन होता है। अब जो अधः कर्ण के परिणाम बतलाए थे उससे असंख्यात लोक गुणे अपूर्व कर्ण के परिणाम होते हैं। यानी अधः प्रवृत्त कर्ण के जितने परिणाम थे उससे असंख्यात लोक का गुणा करें तो अपूर्व कर्ण का सर्वधन प्राप्त हो जाता है। अपूर्व कर्ण काल के समयों का प्रमाण गच्छ कहलाता है, ठीक है। गच्छ क्या कहलाता है? अपूर्व कर्ण के जितने समय हैं, अपूर्व कर्ण परिणाम के जितने समय हैं, यद्यपि वहां तो अंतर मुहूर्त है लेकिन यहां हमने कल्पना की थी 8 समय, तो ये इसको क्या कहेंगे? गच्छ, ठीक है। ये गच्छ कहलाता है। तथा गच्छ के वर्ग को संख्यात गुणा करके इसका भाग सर्वधन में देने पर 6 का प्रमाण प्राप्त होता है। तो 6 का प्रमाण निकला था, 16 निकला था, ठीक है। यहाँ यह अर्थ भी है कि अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं, द्वितीयादि समय में भी असंख्यात लोक प्रमाण ही हैं, ठीक है। तथापि 6 प्रमाण ही बढ़ते हुए हैं। यहाँ प्रथम समय संबंधी जघन्य विशुद्धि परिणाम भी अधः प्रवृत्त कर्ण के अंतिम समयवर्ती अंतिम अनुकृष्टि खंड के विशुद्ध परिणाम से अनंत गुणे विशुद्ध हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अधः प्रवृत्त कर्ण के परिणाम, जो अंतिम परिणाम था, अधः प्रवृत्त कर्ण का जो अंतिम परिणाम था, उस अंतिम परिणाम से अपूर्व कर्ण का जघन्य परिणाम अनंत गुणा विशुद्धि को लिए हुए होता है, माने उसकी विशुद्धि अनंत गुणी होती है। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ भी असंख्यात लोक प्रमाण 6 स्थान वृद्धि संभव है। इससे द्वितीय समयवर्ती जघन्य परिणाम अनंत गुणे विशुद्ध हैं। इस प्रकार अंतिम समय पर्यंत जानना तथा उपरतन समयवर्ती परिणाम अधस्तन समयवर्ती परिणामों के समान कभी भी नहीं होते। अतः अपूर्व कर्ण ऐसा नाम कहा है। अब अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में जघन्य रूप से तो अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में तो
जघन्य रूप से दो पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण आयाम वाला जघन्य स्थिति कांडक घात होता है। अब यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं, अब ये देखना है। यहाँ तक तो परिणामों की संख्या, काउंटिंग, विशुद्धि आदि का कथन किया है ना, ये सारी चीजें बतलाई। अब यहाँ पर ये बतलाएंगे कि उस अपूर्व कर्ण परिणाम में या अपूर्व कर्ण गुणस्थान में क्या क्या कार्य होते हैं, अब ये बतलाएंगे। तो अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में जघन्य रूप से पल्योपम के संख्यात विभाग प्रमाण आयाम वाला जघन्य स्थिति कांड घात होता है। ठीक है, जो प्रथम समय अपूर्व कर्ण का जो प्रथम समय है, उस प्रथम समय में पल्योपम का संख्यात भाग आयाम वाला स्थिति कांड घात होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम समय में पल्योपम का संख्यात भाग माने जो कर्म की स्थिति पड़ी हुई है, उस कर्म की स्थिति में से पल्य का संख्यात भाग आयाम, आयाम माने लंबाई, पल्य के संख्यात विभाग प्रमाण लंबाई वाला, ठीक है, स्थिति कांडक घात प्रारंभ होता है। और एक स्थिति कांडक घात एक अंतर्मूर्त का होता है। ये जघन्य से होता है, माने कम से कम इतनी स्थिति का घात करेगा। और कितनी देर में करेगा, अंतर्मूर्त में करेगा। कैसे करेगा, फाली रूप से करता है, माने थोड़ा थोड़ा करके करता है। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर के द्रव्य को निकाल करके और नीचे के द्रव्य में क्षेपण करता है, माने पल्य के संख्यात विभाग प्रमाण स्थिति को ग्रहण करता है। उस समय माने उतने आयाम में से स्थिति परमाणु को निकाल करके और नीचे क्षेपण करता जाता है फाली के रूप में, फाली रूप से। हाँ, और फाली का जो समूह हो जाता है उसको कांडक कहते हैं। वो अंतर्मूर्त का होता है, एक एक समय करके अंतर्मूर्त में जितनी फालियां हो जाती हैं उस फाली के समूह को कांडक कहते हैं। माने उतने समय में पल्य का संख्यात भाग स्थिति घट जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। किन कर्मों की, जो पूर्व के कर्म पड़े हुए हैं सत्ता में, वर्तमान के नहीं। वर्तमान में तो बंधापसरण होता है, वर्तमान में स्थिति कम कम होकर के बांध रहा है, उसको बंधापसरण कहते हैं। और पूर्व के कर्म की जो स्थिति पड़ी हुई है उसको कांडक घात के द्वारा, स्थिति कांडक घात के द्वारा कम करता है। तो इस प्रकार से ये कांडक घात होता है। क्योंकि सबसे जघन्य अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति कर्म, स्थिति सत्कर्म के साथ आए हुए जीव के यह स्थिति कांडक घात होता है। ये किसके होता है, जो सबसे कम स्थिति जिसके पड़ी हुई है अंत कोटा कोटि, उसके होता है। परंतु सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण आयाम वाला प्रथम उत्कृष्ट स्थिति कांडक घात होता है। और उत्कृष्ट स्थिति कांडक घात कितना होता है, तो पल्योपम पृथक्त्व प्रमाण नहीं, सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण। उत्कृष्ट स्थिति कांडक घात कितना होगा, सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण, माने कम से कम 7-8 सागर, इतनी स्थिति को एक बार में माने एक कांडक घात में कम कर देता है। उसी प्रकार से फाली रूप से, तो ये उत्कृष्ट कांडक घात होता है। क्योंकि जघन्य स्थिति सत्कर्म से संख्यात गुण स्थिति सत्कर्म के साथ आकर अपूर्व कर्ण में प्रविष्ट हुए जीव के प्रथम समय में उक्त स्थिति कांडक घात होता है। स्थिति उत्कृष्ट कांडक घात में इतनी स्थिति कम बढ़ेगा। हाँ, 7-8 सागर कम कर देता है। कम से कम पल्य का संकेत विभाग कम करता है, अधिकतम 7-8 सागर कम करता है। तो अधिकतम जो 7-8 सागर कर रहा है, तो ये चतुर्थ स्थान में वहाँ कर लेता है, कहीं भी हो, किसी भी, चाहे चौथे स्थान में, तो कहीं भी हो, 5वें 7वें, कहीं भी हो, 7वें में। यदि श्रेणी चढ़ रहा है तो 8वें में होगा जी, और दर्शन मोहनी की छपना कर रहा है तो चौथे से 7वें तक होगा, और उपसामना कर रहा है तो पहले गुण स्थान में भी, जहाँ जैसी भूमिका है वहाँ करता है। तो अपूर्व कर्ण में प्रविष्ट हुए जीव के प्रथम समय में उक्त स्थिति कांडक घात होता है। अधय प्रवृत्त कर्ण के अंतिम समय के स्थिति बंध से, अधय प्रवृत्त कर्ण के
अंतिम समय के स्त्री बंध से पल्योपम के संख्यात विभागहीन अपूर्व स्त्री बंध को अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में प्रारंभ करता है। अब जो वर्तमान में स्त्री बंध हो रहा है कर्म का, अब उसकी बात कर रहे हैं। तो जो अधय प्रवृत्त कर्ण के अंतिम समय में जितनी स्त्री का बंध किया था इसने, वह उससे अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में पल्योपम का संख्यात्वा भागहीन स्थिति को यहाँ पर बांधता है। यानी यूं कहें कि अधय प्रवृत्त कर्ण की अंतिम समय में इसने 100 वर्ष की स्त्री बांधी थी, ठीक है। तो अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में ये 95 वर्ष की स्त्री को बांधेगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण। हाँ, यहां भी चल रहा है स्थिति बंधापसरण, ठीक है। उसको स्त्री कांडक घात, इसको स्त्री बंधापसरण। जो वर्तमान में स्त्री जो बांध रहा है, जो वर्तमान में स्त्री बंद कर रहा है उससे कम कर रहा है, वो तो बंधापसरण हो गया। और जो पूर्व में कर्म की स्थिति पड़ी हुई थी उसको नष्ट कर रहा है, वो स्त्री कांडक घात। उसका प्रमाण झगड़ने से पल्योपम के संख्या थे भाग, हाँ, और उत्कृष्ट सागरोपम पृथक्त्व सागरोपम। लेकिन स्थिति बंधापसरण इतना ही होता है, पल्योपम का संख्या द्वारा कम। स्थिति बंधापसरण इतना ही होता है, पल्योपम का संख्या द्वारा इतना ही कम करेगा, ठीक है। अब और आगे चलते हैं तो अपूर्व कर्ण प्रथम समय में प्रारंभ करता है। अनुभाग कांडक घात, अब आता है अनुभाग कांडक घात, क्योंकि यहां पर 4 आवश्यक होते हैं, स्त्री कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, ये 4 कार्य होते हैं। तो अब अनुभाग कांडक घात तो अप्रशस्त कर्मों का ही होता है। यहाँ पर अनुभाग कांडक घात केवल अप्रशस्त कर्मों का ही होता है, प्रशस्त कर्मों का नहीं होता, ठीक है। साता वेदनी है, शुभ है, सुप्रकृति है, सुभग है, सुस्वर है, आदि आदि, उच्च गोत्र है, इन प्रकृतियों का कांडक घात नहीं होता। परंतु असाता वेदनी है, दुर्भग है, दुस्वर है, और नीच गोत्र है, आदि आदि, इन प्रकृतियों का, अथवा नरक गति गत्यानुपूर्वी आदि आदि जो प्रकृतियां अशुभ प्रकृतियां हैं, उनका यहाँ पर अनुभाग कांडक घात होता रहता है, ठीक है। प्रत्येक समय उनका अनुभाग कांडक घात होता रहता है, फाली रूप में होता है। और जब फालियों का समूह माने अंतर मुहूर्त में जितना अनुभाग कांडक घात होता है, उस जितना अनुभाग घात होता है उसको अनुभाग कांडक घात कहते हैं। फाली रूप से अंतर मुहूर्त में जितना अनुभाग कांडक घात होता है, उस जितना अनुभाग घात होता है उसको अनुभाग कांडक कहते हैं। फाली रूप से जितना अनुभाग कांडक घात होता है, हाँ, उसके समूह को कांडक कहते हैं। फाली के समूह को कांडक कहते हैं, सीधे सीधे, ठीक है। तो एक अंतर मुहूर्त में जितना अनुभाग है उसमें अनंत बहुभाग को घात कर देता है, अनंत बहुभाग को। अब अनंतवा भाग बचा, फिर दूसरे अंतर मुहूर्त में फिर उसमें से अनंत बहुभाग कम कर दिया, फिर अनंतवा भाग बचा। तो ऐसे ये होता है अनुभाग कांडक घात। तो ये उसका घात नहीं हो सकता। उस अनुभाग कांडक का प्रमाण तत्काल भावी द्विस्थानीय अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग प्रमाण है। अब उसका प्रमाण कितना होता है? तो द्विस्थानीय, माने द्विस्थानीय का मतलब हो गया कि लता दारू, लता दारू, दारू दो दारू भाग है, उस दारू भाग का अनंत बहुभाग नष्ट करता है, अनंत बहुभाग नष्ट कर देता है। और नामकर्म की प्रकृतियों में निम्ब कांजीर, तो उसमें भी अनंत बहुभाग नष्ट कर देता है। अब अनंत भाग बचा है, फिर दूसरे कांड में अनंत बहुभाग फिर नष्ट कर देता है उसमें से, तो इस तरह से करता है। तो द्विस्थानीय अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि कर्ण परिणामों के द्वारा घाते जाने वाले अनुभाग कांड के अन्य विकल्पों का होना असंभव है। एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर के भीतर अनुभाग संबंधी स्पर्धक अवयवों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण होकर भी
आगे कहे जाने वाले पदों की अपेक्षा स्तोक हैं। उपरिम अनुवाक संबंधी स्पर्धकों का आकर्षण करते हुए जितने अनुभाग स्पर्धकों को जघन्य रूप से अतिस्थापित करके उनसे अधस्तनवर्ती स्पर्धक निक्षेप रूप से स्थापित करता है, वे जघन्य अतिस्थापना विषयक स्पर्धक एक प्रदेश गुणानि स्थानांतर के स्पर्धकों से अनंत गुणे होते हैं। उससे निक्षेप संबंधी स्पर्धक अनंत गुणे होते हैं। उससे कांडक रूप से ग्रहण किए गए स्पर्धक अनंत गुणे होते हैं। ये अल्पवत्त बतला रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक अनुवाक कांडक में अनुवाक सत्य होने के अनंत विभाग को छोड़कर शेष अनंत बहुभाग को कांडक रूप से ग्रहण किया जाता है। अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में ही आयु कर्म के अतिरिक्त आयु कर्म के अतिरिक्त शेष कर्मों का गुण श्रेणी निक्षेप होता है। गुण श्रेणी निक्षेप प्रत्येक समय में असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे कर्मों का निक्षेप होता है। ठीक है। उसका काल अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण के समुदित काल अंतर्मूर्त से अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात विभाग विशेष अधिक है। गुण श्रेणी की रचना का क्रम इस प्रकार है कि अपूर्वकरण के प्रथम समय में 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों को, इसको हम बोर्ड पे समझा देंगे। ठीक है ना, इसको हम गुणहानि रचना इसको बोर्ड पे समझा देंगे। और अभी अपना समय हो चुका है, अब इसको हम कल इसको बोर्ड पे समझा देंगे गुणहानि रचना किस प्रकार से वो करता है, गुणहानि की रचना किस प्रकार से होती है, तो इसको हम बता देंगे। और गुण संक्रमण। ठीक है, आज अपन ने स्त्री कांडघात, अनुवाक कांडघात और अपूर्वकरण की परिणाम इतना सारा अपन ने जाना। इसके बाद अपन कल देखेंगे। बोली महावीर भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका